जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार वे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम अच्छे हैं। देखिए गाइज, आज से आपकी सारी क्लासेज डिजिटल बोर्ड पे होगी। अब तक मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाती थी, ठीक है। अब खुद का डिजिटल बोर्ड मैंने लगा लिया है, तो अब आपकी सारी क्लासेज डिजिटल बोर्ड पे ही होगी। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैथ्स पढ़ने में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी बैंकिंग हो, या अदर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछी जाती है, उन सब बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मैथ पढ़ाऊंगी। बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक की मैथ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज मैं आपको करवाऊंगी आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था 13 अक्टूबर 2025। दो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। पहले शिफ्ट का मैं अभी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है कि जिसमें ब्रैकेट्स भी हो, आपका डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब है, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि बोर्ड मास ऐसे क्वेश्चन में अपन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोर्ड मास लगाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में आपको सोल्व करना है, ठीक है। मतलब पहले आपका ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर आपका ऑफ, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं का, फिर आपका होगा डिवीजन, फिर आपका होगा मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से तो आप किसी को भी पहले सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट के अंदर भी आपका सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है वो, फिर आपका जो ये मझला ब्रैकेट होता है वो, और सबसे लास्ट में अपन बड़े ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो छोटे ब्रैकेट है। सबसे पहले इसको सोल्व करो। 5 2 कितने हो जाएंगे आपके? 7, ठीक है। यहाँ पे 5 5 10 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक अपन सोल्व कर दे तो अपने पास में आ रहा है कितना? 3 आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, 9 और 3 12, 12 में से ये 3 आप माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा? 9 ही बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक का सॉल्यूशन अपने पास में हो गया। कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 12 में अपन 6 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाएगा? 9। और 9 को इस 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा? 18। मतलब जो बड़ा ब्रैकेट है इसके अंदर का जो आएगा आंसर वो 18 आएगा। अब अपन को क्या दे रखा है? बाहर 72 भी दे रखा है। मतलब 72 में आपको क्या करना है? 18 का भाग देना है। 18 6 72 होता है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैंने देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन ली हूँ। पहले सिंप्लीफिकेशन, आपका नंबर सिस्टम, ये मतलब चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। पहले अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे सारे, इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखिए, सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 7, और ये 7 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा 7। और यहाँ पे देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों को आप यहीं पे कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों का जो आपका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। मतलब ऊपर वाली संख्या आपस में माइनस हो जाएगी। 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में 2 का भाग देते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन दोनों का सोल्यूशन आएगा 1 प्लस का, ठीक है। अब सोल्व कर लो। देखो नीचे तो आएगा 12, ऊपर 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। 19/12 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपका है? डी ऑप्शन में है। 19/12 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसमें तो 4/3 इधर है, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है। अभी पीछे किया था वैसे कर लो भाई। एलसीएम आ जाएगा 7, और ये ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या आएगा? 7 को 1 से इंटू करोगे, 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। आपको इसको सॉल्व करना है भाई। इसमें देखिए पॉइंट्स वाली संख्या है तो ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले 0.848 में आप 0.8 का भाग दीजिए
तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और नीचे 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, एक पॉइंट यहाँ से काटोगे तो ये पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मतलब 1 डिजिट छोड़ के लग जाएगा। अब इसको काटते हैं, भाग देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा 1.0 आ जाएगा। इसको करना है अपन को 1/2 से इंटू, ठीक है भाई। वही बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले डिवीजन को सोल्व कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.125। अब देखिए मैंने आपको बता रखा है जब भी भाग हो और उसके बाद में कोई फ्रैक्शन हो तो आप उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, मतलब 2/5। ये उल्टा करने से मतलब आपका भाग को क्या कर दो, आप इनटू में चेंज कर दो। जब भी भाग के बाद में फ्रैक्शन हो तो भाग को क्या बना दो, इनटू बना दो। लेकिन फ्रैक्शन जो है वो आपकी क्या हो जाती है, भाग को इनटू बनाते हैं तो फ्रैक्शन आपकी चेंज हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। 5/2 क्या हो जाएगा आपका, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या है 0.4। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ पे तो आएगा 0.53, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.025, ठीक है। सोल्व करो इसको, देखो 4 दूना 8 और 25 8 200 होता है। और पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के लगना, मतलब कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा आपके पास में, 3 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये है, मतलब 4 डिजिट से पहले अपने पास में क्या लगना चाहिए, पॉइंट लगना चाहिए। 3 डिजिट है अपने पास में तो क्या करो, 1 0 आगे लगा दो, ठीक है, और पॉइंट लगा दो। इधर कितना है 0.53, बीच में क्या है प्लस है, जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा 0.55। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर और रूट में है तो बाहर क्या निकल जाएगा आपका 2। यहाँ पे 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और 5 को 5 से इंटू करते हो तो माइनस का 25 माइनस 11, 36 और 2 38। 38 में से अपना क्या जाएगा, 25 को 11 में जोड़ेंगे तो 36, 38 में से 25 वो 36 जाता है तो कितना बच जाएगा अपने पास में 2 बच जाएगा, प्लस का बचेगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको इसके 2-3 मेथड आपको बता रखे हैं। एक मेथड तो होता है जब भी आपके पास में ये वाली संख्या या आपकी क्या हो, छोटी हो, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करें इस क्वेश्चन को भी, यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करें तो देखिए हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 4 76 760, ठीक है। और भाई मैंने आपको बता रखा ना इसको कैसे लिख सकते हैं, अनुपात को कैसे लिख सकते हैं। जब भी ऐसा आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 13/40 लिख सकते हैं, इसको 20/38 लिख सकते हैं और इसको 23/45 लिख सकते हैं। देखिए 2 मेथड बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एक तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का ऐसे बता रखा है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और दो में कंपेयर करके देखो कि कौन सा आपका बड़ा है। जिसका आपका जो आपका हर है वो बड़ा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा अनुपात भी बड़ा होगा, ठीक है। 19 4 76 होता है तो ये तो आएगा 760। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा आपका 13 3 39 3 और 13 चौक 52 और आपके पास में कितना हो जाएगा 52 और 3 कितना हो जाएगा 55। भाई इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो इन दोनों में तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अपन कंपेयर करते हैं तो आपको 19 को 38 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। और 19 को 38 से इंटू करने के लिए देखो थोड़ा सा अपन भाई इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना अब, ठीक है। तो देखो 19 दूना 38 होता है, मतलब 19 का स्क्वायर 361। 361 को यदि अपन 2 से इंटू करते हैं 361 को, अब देखिए किसको कंपेयर कर रहे हैं अपन, अब अपन कर रहे हैं इन दोनों को कंपेयर कि इन दोनों में कौन सा आपका बड़ा है, ठीक है। करो देखो इसको सोल्व, 19 को 38 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में
19 का स्क्वायर 361 और 361 को अपन किससे इंटू करते हैं, 2 से इंटू करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 722 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 43 को यदि 20 से इंटू करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 860। 722 से 860 बड़ा होता है, मतलब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो ये वाला अपने पास में बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास में दो ही फ्रैक्शन बचे हैं, इन दोनों को आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखिए 45 को इससे इंटू करते हैं तो 900 आएगा, और 38 को इससे इंटू करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 8 3 24, हासिल में 2, 8 दूना 16, 18, 3 3 27, हासिल में 2 चला जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8, 874 आएगा। 900 आपका 874 से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा आपका अनुपात हो जाएगा, 20/38 आपके पास में सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या आ जाए कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो इसका एक मेथड और है, वो अपन सीखते हैं। देखिए देखिए क्या है मेथड, उसमें अपन क्या करते हैं, उसको समझने से पहले देखिए आपको एक चीज समझनी है कि आप किसी सेम संख्या के अंदर जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हैं वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए, एक में मैं 2 का भाग देती हूँ तो कितना आता है, 0.50 आता है। ठीक है, एक में मैं 3 का भाग देती हूँ तो कितना आता है, 0.33 आएगा। ठीक है, एक में 4 का भाग देती हूँ तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। ऐसे ही एक में यदि 5 का भाग भी और दे लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.20। मतलब एक में अपन छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 0.50। लेकिन जैसे जैसे बड़ी संख्या का भाग देते जाते हैं, इधर देखो ये कम होती जाती है। ठीक है, मतलब किसी संख्या में अपन जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, यही मेथड अपन यहाँ पे लगाएंगे। आपको क्या करना है भाई, ये ऊपर किस कोई भी फ्रैक्शन होता है, जैसे 19/43, 19:43 है, इसको अपन 19/43 भी लिख सकते हैं। तो जब भी ऊपर बोलूं मतलब ये वाली संख्या। ठीक है, मतलब इधर अपन को एक एक बनाना है। ठीक है, एक बनाने के लिए क्या करो, इस संख्या को मैं नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या का भाग लगा दो। मतलब 43 में आप क्या कर दो, 19 का भाग लगा दो, तो ऊपर तो आ जाएगा एक, नीचे देखे क्या आएगा, 43 में 19 का भाग लगाते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऐसे 40 में 13 का भाग लगाते हैं तो 1 तो आ जाएगा ऊपर तो, और 40 में 13 का भाग लगाते थे 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 20 में अपन 38 का भाग लगाते, वो 38 में 20 का भाग लगाते हैं तो 1/, देखो कितना हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा 18 बच गया, और 20 में 180 होता है तो ये 1.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23/45, मतलब 45 में 23 का भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 एकम 23, और फिर आपका बच जाएगा 22। 220 में 23 का भाग देते हैं तो देखो 9 बार चला जाएगा, 23 में 207। ठीक है, और फिर अपने पास में कितना बच गया, 13 बच गया, मतलब आगे और जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ और आएगा, इसमें तो यही आ रहा है ना फिक्स 1.9। अब आप देखो कि सबसे छोटी संख्या नीचे कौन सी है, नीचे सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो नीचे सबसे छोटा कौन सा आपका है, अपना 1.9 ही है ना, ये तो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 9 के आगे और भी संख्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 1.9 है। नीचे सबसे छोटी संख्या है, मतलब सबसे बड़ा अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 20/38 आपका सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हो, और मोस्टली आपके रेलवे के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 की पावर -8, 11 की पावर -8 इंटू 13 की पावर -8 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि आपने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि 7, 11 और 13 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है 1001 होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये चीज पता थी वो देखते ही क्वेश्चन का आंसर टिक कर देगा, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, वैसे अपन करते हैं तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 × 11 ×
13 की पावर -8। ठीक है, अब मैंने बोला है कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1001। जिसको नहीं पता उसको करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, 1001 की पावर -8। और आपको पता है कि कोई भी चीज आपकी न्यूमिनेटर से आपके डिनोमिनेटर में जाती है तो जो पावर होती है वो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। मतलब 1001 की पावर क्या हो जाएगी 8 आ जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है? आपको इन चारों संख्याओं में बताना है कि कौन सी संख्या आपकी 39 से विभाज्य है। देखिए भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये नहीं करना कि आप एक एक संख्या पकड़ रहे हो और 39 का भाग देख के दे रहे हो। आपको मैंने बता रखा है कि जो संख्याएं होती है जैसे आपके 2 से लेके 9 तक, उसके बाद में 11 का 13 का, इनका नियम बता रखा है कि इनकी विभाजकता का नियम क्या होता है। तो आप सबसे पहले इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ो, तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 39 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 13। तो आप यहाँ पे 39 से भाग मत दो, यहाँ पे 3 और 13 का विभाजकता का नियम आप लगा लो। ठीक है, 3 का तो क्या होता है डिजिट्स का सम क्या होता है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखो कैसे करते हैं 3 का विभाजकता का नियम कैसे पता करते हैं। जैसे पहले में पता करते हैं तो 6 आपका 3 से डिविजिबल है, इसको काट दो। 9 आपका 3 से डिविजिबल है, इसको भी काट दो। 5 2 7 और 2 9, मतलब 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का भाग तो जा रहा है। अब आपको 13 का नियम पता करना है। देखिए छोटी संख्या है, या तो 13 का इसमें भाग ले दे लो, या फिर मैं आपको नियम भी बता रखा है वो भी बता दूंगी। वैसे 13 का अपन भाग देते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 13 4 52, आपका बच गया 10, 13 8 104, एक बच गया, इसमें जाएगा ना नहीं, फिर से आपका कितना आ जाएगा 13 8 104 आ जाएगा। ठीक है, 13 8 104, फिर 5 बच जाएगा और 52 में 13 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में 13 और 3 दोनों का भाग जा रहा है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। वैसे आपका जो नियम है वो क्या होता है कि आप 3 3 का जोड़ा बना लो। 13 के विभाजकता का नियम कैसे पता करते हैं 3 3 के 3 3 का जोड़ा बना लो और बड़े में से आप छोटी को घटा दो। मतलब 625 में से अपन 92 को घटाते हैं, 92 को, तो देखिए अपने पास में क्या आता है, ये आएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ पे 5 बच गए तो ये आ जाएगा। इसमें 13 का भाग दे लो आप। ठीक है, 13 4 52, फिर से 13 बच जाएगा, मतलब 41 बार जाएगा, इसमें 13 का भाग जा रहा है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, संख्या 977 340 किससे विभाज्य है? आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको एग्जाम में उसी टाइम डिसीजन लेना होता है कि कौन से ऑप्शन को अपन पहले चेक करें, कौन सा ऑप्शन चेक करने में इजी है। ठीक है, देखिए 34 में 2 और 17 आता है। ठीक है, 17 का नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या 17 का भाग देके देखना है इसमें। इसमें देखिए 5 और 7 को 5 इंटू 7 होता है। ठीक है, मतलब 5 और 7 की विभाजकता का नियम अपन को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है 8 और 3, 8 3 24 होता है। इसमें क्या होना चाहिए 8 और 3 का देखेंगे, और 37 के में तो क्या करेंगे 37 का ही भाग देके देखेंगे इसमें। ठीक है, ये तो आपकी क्या है एक अभाज्य संख्या है तो 37 का ही भाग लगेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि पहले कौन से ऑप्शन को चेक करें, किस ऑप्शन को चेक करना ज्यादा इजी रहेगा। भाई 37 को तो चेक ही नहीं करना, इन तीनों को चेक कर लो। 37 यदि इन तीनों में का नहीं जा रहा तो फिर 37 का तो जाएगा ही ना। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना होता है एग्जाम टाइम में। सबसे पहले मैं चेक करती हूँ चॉइस को। ठीक है, 3 का विभाजकता का नियम देखते हैं, इजी है 3 की विभाजकता का नियम। ये हो जाएगा 7 7 14 और 4 18, मतलब 3 का तो जा रहा है इसमें। 8 का जा रहा है क्या, 8 का नियम क्या होता है लास्ट के 3 संख्याओं के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। मतलब 340 के अंदर 8 का भाग दो आप। 8 4 32, 4 बार चला गया 2 बज गया, मतलब 20 में आपका 8 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऑप्शन सी तो आपका नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी को चेक करो। ठीक है, 5 का नियम अपन को पता है भाई, लास्ट की जो यूनिट डिजिट होती है इकाई अंक होता है वो या तो 0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, तो है क्या 0, 0 है तो मतलब 5 का तो जा रहा है। 7 का नियम पता कर लो आपकी 7 का भाग जा रहा है केस में। ठीक है, तो देखो 7 का भाग देते हैं तो एक बार चला जाएगा, 27 21 तक चला जाएगा, 6 बच गए, और फिर 63 तक चला जाएगा, 4 बच गए,
फिर 42 में जाएगा 1 बच गया, और 14 में आपका 7 का भाग जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी अपना हो जाएगा। 35 से ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, डिविजिबल होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, इन पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई एवरेज क्या होता है, सम संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, बीच वाले दो संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है यदि क्रमागत है तो, ठीक है, बीच वाली संख्या ही क्या होती है आपकी विषम संख्याओं में औसत होती है। मतलब 5 संख्या ये विषम संख्या है, बीच वाली संख्या क्या है 12 है, ठीक है, क्रमागत है, लगातार है, इसका मतलब दो संख्याएं 12 से बड़ी हैं और दो संख्याएं 12 से छोटी है। अपन से बड़ा पूछा है तो दो संख्याएं बड़ी क्या होगी लगातार, 13 और 14, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 14 हो जाएगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तीन संख्याओं का औसत 49 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है। आपको तीन संख्याएं दे रखी है और उनका एवरेज आपको दे रखा है कितना 49 दे रखा है। उसके बाद में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में रिलेशन ढूंढोगे। भाई आपको बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है तो इनका अनुपात क्या आएगा 2:1। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, दूसरी संख्या अपने पास में 2 आ गई तो पहली संख्या इसकी दोगुनी है, मतलब कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन को दे क्या रखा है, एवरेज दे रखा है कितना 49। यहाँ पे अनुपातों का जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 4 2 6 7, 7 में आप 3 का भाग दोगे 7/3 क्या आएगा अनुपातों का एवरेज आएगा, मतलब 49 किसकी वैल्यू हो जाएगी 7/3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 3 ऊपर चला गया। इसके बाद में अपन से पूछा क्या इसने, इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कितनी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए आप अनुपातों में देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4 है, तो 4 से इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 7 से काटेंगे 7 बार, और अब इसको सोल्व करो, 7 3 21 और 21 को 4 से इंटू करते हैं तो 84 आता है अपना। ठीक है, तो 84 ए ऑप्शन अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है, 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, यदि दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो अपन डेविएशन या फिर अपन वेटेड एवरेज लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है, इसमें जो अपन को दे रखी है संख्या वो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसको अपन बेसिक से करते हैं तो भी अपना सेम ही टाइम लगेगा। देखो 30 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है 70, ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना आ जाएगा अपने पास में 7 के 2100 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 20 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है 80, तो 20 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हो जाएंगे 8 दूना 16, 1600 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा अपने पास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 30 और 20 50। ठीक है, करो इसको सोल्व, देखो 0 से 0 काट लेते हैं यहीं पे, 210 में 160 को जोड़ते हैं अब तो अपने पास में 370 आता है, और इसमें 5 का भाग देना है अपन को, 5 7 35 और ये कितना हो जाएगा 5 4 20, 34 क्या हो जाएगा उसका औसत, वो 74 उसका क्या हो जाएगा एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत भारांकों 29 87 15 26 और 18 का उपयोग करके 17 12 23 45 और 301 का भारित औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसा था जिसको यदि आप शुरू में स्किप करते हो एग्जाम में तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव है, इसको आपका पूरा बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखे भारांक आपको दे रखे कितने, ये दे रखे 29 87 15 26 और 18। ठीक है, संख्या ये क्या दे रखी है आपको
संख्या ही दे रखी है आपको 17, 12, 23, 45 और 301। अपन को क्या करना है, टोटल भारांक निकालना है। ठीक है, टोटल अपन को टोटल क्या निकालना है, मतलब भारांक निकालना है। टोटल भार कितना है वो कैसे निकालोगे भाई, 17 संख्या 17 है, उसका भारांक कितना है 29 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 17 को 29 से इंटू करो आप। ठीक है, 17 नाम 153 होता है क्या, हासिल में 15 चला जाएगा, 17 दूना 34 और 15 कितना हो जाएगा आपका 34 और 15 49। ठीक है, प्लस करोगे, देखो 12 को आप 87 से इंटू करो, 12 7 84, हासिल में 8, 12 8 96 और आपका 8 कितना हो जाएगा 104, ये हो जाएगा 1044। 15 को 23 से इंटू करो भाई, 15 3 45, हासिल में 4, 15 दूना 30 और 4 कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, 26 को 45 से इंटू करते हैं तो 26 5 130 होता है क्या, ये हो जाएगा 0, हासिल में 13 चला जाएगा। ठीक है, 26 4 104 और 13 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 117। ठीक है, अब 18 को 301 से और इंटू कर लो आप, 18 कम 18 और 18 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ के भारित औसत आपको पूछा है तो भारांक का क्या कर लो आप, भाग दे लो। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, 4 3 7 5 12 और 8 20, हासिल में 2 चलाई जाएगा, 11 4 15 4 19 20, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, अपन ने हासिल में क्या लिया था 2 लिया था क्या। ठीक है, 11 4 15 4 19 और 7 जुड़ेगा ना 26 और 1 27, हासिल में 2 चला जाएगा, 6 9 10 और 4 14, हासिल में 1 2 3 5 और 3 8, 8470 में आपको भाग देना है, इन सबको जोड़ना है अपन को। तो देखिए इन सबको जोड़ते हैं तो 9 7 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21 6 27 और 8 35, हासिल में 3 4 5 6 7 15 17, 175 अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है ना, पहले काट लेते हैं क्योंकि 175 का भाग लगाएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास में देखो 4 8 4 मतलब 4 के 3 ऑप्शन है, तो सबसे पहले 5 से काटो इसको, 5 से काटते हैं तो 5 3 15 और 5 5 25, इसको 5 से काटते हैं तो एक बार फिर आपका कितना बच जाएगा 34 आएगा, 5 6 30 और 4 बच गया, 5 9 45 5 4 20, ये आ जाएगा। अब देखिए 7 से ये तो कट रहा है, ये कट रहा है क्या, 7 दूना 14 और 2 बच गया, 7 चौक 28 और 7 दूना 14 कट रहा है ये, 7 से इसको भी काट लो। आपको करना है 242 में 5 का भाग देना है, तो देखो देते हैं 5 का भाग, 5 4 20 और 5 8 40। ठीक है, 48.4 आपका आंसर आ रहा है। क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में स्किप किया करो, लास्ट में जब आपके पास में टाइम मिलता है तब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया करो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 3 घंटिया 12 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि भी 10 बजे 10 AM पर एक साथ बजती है तो पुनः किस समय एक साथ बजेगी। देखिए भी 3 घंटिया है जो 12 15 और 18 मिनट के अंतराल में बजती है, 10 बजे क्या होती है वो एक साथ बजती है। आपको नेक्स्ट टाइम बताना है कि नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ बजेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को करते हैं। 12 15 18 का एलसीएम क्या आएगा 180 आ जाएगा, मिनट में है तो मिनट लगा दो, मतलब 180 मिनट के बाद में वो तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। 180 मिनट का मतलब 3 घंटे, तो 3 घंटे का 10 बजे के बाद में 3 घंटे होंगे तो 11 12 और 1 बजे वो 7 बजेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्त HCF 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात कीजिए।
देखिए दो संख्याएं दे रखी है आपको 5:4 के अनुपात में दे रखी है। इनका जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा है 5। तो आपको क्या करना है, अनुपातों में संख्या दे रखी है तो आप देखो कि अनुपातों में एचसीएफ कितना होगा 5 और 4 का। जब भी दो संख्याएं आपके अनुपात में है मतलब वो आपस में कोप्राइम है, और कोप्राइम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 5 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा 5 और 4 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एचसीएफ अपनी तरफ से मतलब अनुपातों के अकॉर्डिंग आया है 1, एक्चुअल में दे रखा है आपको 5। 5 किसकी वैल्यू जाएगी 1 की। अपन से पूछा है एलसीएम तो आप किससे इंटू कर दो, 20 से इंटू कर दो। 20 5 100 होता है आपका 100। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है तथा y बराबर 4 होने पर x 6 के बराबर है तो y बराबर 8 होने पर x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको बोला है कि जो x है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, y³ - 1 के। ठीक है, तो आपको पता है भाई जब भी अपन इस चिन्ह को हटाएंगे यहाँ पे बराबर करेंगे तो आपको कोई भी एक वेरिएबल माननी पड़ेगी। मैंने मान लिया k। ठीक है, k बटे y³ - 1। अब इसने देखो अपन को वैल्यूज दे रखी है, y को 4 मानना है और x क्या है 6 है। x आपका है 6, y को क्या मानना है आपको, y को मानना है 4। तो देखिए 4 का जो क्यूब होता है वो आपका होता है 64, और 64 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 63। मतलब k की वैल्यू यहाँ से अपने पास में आ जाएगी 6 × 63 आ जाएगी। ठीक है, अब इसने सेकंड कंडीशन दी है कि जब y 8 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दोबारा से क्या करना है, y को 8 लेना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए k की वैल्यू तो अपने पास में आएगी ना, कितनी 6 × 63। नीचे क्या आएगा, y को आपको मानना है 8, 8 की पावर 3 जो होता है वो 512 होता है। 512 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 511। अब देखिए ये किसी से कट रहा है क्या, ये आपका किससे कटेगा भाई 7 से कटेगा क्या, ये 7 से कट रहा है तो ये 7 से ही कटेगा क्योंकि और 9 से और 3 से 2 से तो कट नहीं रहा है, तो ये 7 से कटेगा। देखो 7 से काटो इसको, 7 7 49, 7 3 21 और ये 7 9 63, कितना हो जाएगा 9 6 54 और नीचे कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। 54/73 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 17 नंबर। ठीक है, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित है। आपको देखो भाई कोई ईंधन की कीमत है लगातार 3 महीने तक कम हो रही है 10%, 45% और 10% की दर से। ठीक है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। तो आपको बताना है कि चौथे महीने के बाद में जो ईंधन की कीमत है उसमें गिरावट आई है या आपका बढ़ा है कितना %। ठीक है, ये पता करना आपको। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इसको 100 मान के भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए दोनों में से ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि एग्जाम में आप कौन सा आप मेथड लगाते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं रेशियो मेथड लगाती हूँ तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें कोई यदि मैं 100 मान के करती हूँ कि माना कि ईंधन की जो कीमत है वो कितनी है 100 है, तो देखिए ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। पहले महीने में 10% कम होती है मतलब 90%, 9/100। दूसरे महीने में 45% कम होती है मतलब 55% बचेगा, 55/100। और तीसरे महीने में 10% कम होती है तो फिर से 90%। ठीक है, 90/100 इंटू क्या हो जाएगा, चौथे महीने में 65% क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब 165% निकालेंगे, 165/100। इसको सोल्व करना है अपन को। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल,
अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ऊपर कहीं पे भी 2 नहीं दिख रहा है, मतलब 500 है लेकिन 2 नहीं है, और 0 आपका 5 और 2 को इंटू करने से बनता है। तो आप क्या करो भाई, नीचे जब भी आपके पास में ऐसे 0 0 आ रहा है ना तो इसको काटो मत, आप ऊपर वाली संख्या को कैलकुलेट कर लो, फिर जितने नीचे 0 है उतने डिजिट छोड़ के क्या कर दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपको कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा तरीका पता रखना है। यहाँ पे 5 इंटू 11 है, मतलब 11 का मल्टीप्लाई आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि 11 का नियम बहुत इजी होता है। आप क्या करो, सबसे पहले 9 को 9 से इंटू करो, 81, 81 को फिर इस 5 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 आ जाएगा। 81 को 5 से इंटू करते हैं तो 405 आ जाएगा। 405 को और 165 को इंटू कर लो पहले। ठीक है, तो देखिए इनको सोल्व करते हैं तो 5 5 25, 2 चला जाएगा हासिल में, 6 5 30 2 32, 3 5 चौक 20 और 5 25 और 3 28, हासिल में 2 चला जाएगा, 6 4 24 और 2 26, ये 2 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, इतना आ जाएगा इन दोनों को इंटू करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में आप 11 का मल्टीप्लाई वाला नियम लगा दो। देखिए क्या आ जाएगा, 5 5 2 7, 8 2 10, हासिल में 1 चला जाएगा, 8 6 14 और 1 15, फिर से हासिल में 1 चला जाएगा, 6 6 12 और 1 13, और ये आ जाएगा 7 7, और नीचे देखो 4 0 है ना, तो मैंने 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए। ठीक है, कितना आ रहा है अपना, लास्ट में जो ईंधन की कीमत हो गई वो कितनी होगी, 73.5075 होगी। ईंधन की कीमत पहले कितनी मानी थी अपन ने, 100, कितनी हो गई 73.5075, कितनी कम हुई भाई, 100 में से कम हो रही है ना, तो कितनी कम हुई लगभग आपकी 26%। भाई आप इसमें से क्या करोगे, 100 में से 74 को माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 26 पॉइंट कुछ आएगा, 26.49% आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, 100 से कम हो रही है तो कमी हो जाएगी, कितने परसेंट की, 26.49% की हो जाएगी। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। भाई वेतन का अनुपात दे रखा है 3:4, पहले में 10% की वृद्धि करेंगे, दूसरे में 20% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में 10% की वृद्धि करते हो तो पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट से बचने के लिए आप क्या करो, दोनों तरफ 2 2 0 लगा दो। अनुपात के दोनों तरफ यदि अपन क्या करते हैं, सेम चेंज करते हैं तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए 300 में 10% की वृद्धि करते हैं अपन, तो 300 में 10% की वृद्धि करते हैं तो कितना बढ़ेगा, 30, मतलब 30 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा आपका 330, और 400 में 20% की वृद्धि करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 80 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्लस करेंगे क्या 80, तो 400 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480। आपको इसका अनुपात बताना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे ये 11 बार, 3 से ये काटेंगे तो 16 बार, कितना आंसर आ जाएगा 11:16, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य रुपए 1,00,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। भाई ह्रास का मतलब होता है कमी हो रही है, ह्रास का मतलब कमी हो रही है, मशीन के मूल्य में क्या हो रही है, 2 वर्ष तक 10% की कमी हो रही है। मशीन का मूल्य कितना है, 1,00,000 है। ठीक है, लगातार 2 वर्षों तक 10% की कमी हो रही है, मतलब आप क्या करोगे 90/100, 2 वर्षों तक हो रही है तो 2 से इंटू, 2 वर्ष बाद का आपके अपने पास क्या आ जाएगा, मशीन की कीमत आ जाएगी, मूल्य आ जाएगा। ठीक है, करो इसको सोल्व, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 81, 3 0 लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 81,000 रुपए क्या हो जाएंगे, 2 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत रुपए 130 है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत रुपए 82 हो जाती है। एक पेन और 2 नोटबुक की कीमत आपको बतानी है। ठीक है,
देखिए मैं क्या करती हूँ, पेन की कीमत मान लेती हूँ x, ठीक है, एक पेन की कीमत है x, तो 4 पेन की कीमत 4x, और एक नोटबुक की कीमत में क्या मान लेती हूँ, y मान लेती हूँ। इसको मैंने माना है x और इसकी कीमत क्या मानिए, y मानिए, ठीक है। तो 5 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, एक की y है तो 5 की 5y, लेकिन कीमत एक्चुअल में है कितनी, रुपए 130 है, ठीक है, तो 130 के इक्वल हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, पेन की कीमत है वो 25% बढ़ जाती है, 25% बढ़ रही है, मतलब 125% हो रही है अपना, ठीक है। जो पेन की कीमत अपन ने x मानी थी वो 25% बढ़ रही है, मतलब 125% हो रही है अपना। तो आप x का 125% हो रही है, ठीक है। तो 125% को अपन को पता है कि 5/4 लिख सकते हैं, मतलब अब क्या हो जाएगी कीमत, एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 5/4, और एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 20% कम हो रही है, 20% कम हो रही है, मतलब पहले जो कीमत थी y वो 20% कम हो रही है, मतलब y का 80% हो रही है, ठीक है। तो 80% को अपन लिख सकते हैं 4/5, मतलब 4/5y। अब पेन की क्या, उसकी नोटबुक की क्या हो जाएगी कीमत। इसने आगे बोला है 2 पेन, एक पेन की कीमत हो गई कितनी, 5/4x, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 × 5/4x, ठीक है। और 4 नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 4/5y, तो 4 नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 × 4/5y। ये कितनी दे रखी है अपन को, कितनी हो जाती है कीमत, ₹82 हो जाती है, तो ये हो जाएगा ₹82, ठीक है। अब सोल्व कर लो, देखो इसको 2 से काटेंगे, ये 2 बार कैंसिल, ठीक है। और अब एलसीएम लेते हैं, तो 10 और इस 10 को इधर भेजेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 820 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं तो ये 5 से इंटू के 25x, और ये 4 4 16, 16 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32y हो जाएगा, ठीक है। 25x + 32y बराबर 820। अब देखिए अपने पास में 2 इक्वेशन बन गई, एक तो ये और एक ये बन गई। यहाँ से अपन x और y की वैल्यू फाइंड करके फिर अपन जो पूछा है वो अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करो भैया, आपको क्या करना पड़ेगा, एक को सेम बनाना पड़ेगा, या तो इन दोनों को सेम बना लो या इन दोनों को सेम बना लो। मैं इन दोनों को सेम बनाती हूँ, तो देखो इसको मैं 25 से इंटू और इसको 4 से इंटू कर देती हूँ, तो ये 25 4 100 और 25 4 100। अब इस 25 से इसको भी इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 125y, और इस 25 से इसको भी इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, आपका हासिल में चला जाएगा, 25 से कम 25 और 7 32, 3250 आएगा ये, ठीक है। इसको 4 से इंटू करते हैं तो 100x बन जाएगा, इसको 4 से इंटू करते हैं तो 128y, और इसको 4 से इंटू करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 3280। अब बड़े में से छोटे को घटाना, भाई 128y और 125y में से बड़ा 128 है, 128y में से ये दोनों, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। 128 में से आप क्या करोगे, 125 को माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 3y। ऐसे ही इधर आप बराबर के इधर भी सोल्व करोगे इसको, 3280 में से 3250 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में 30, मतलब 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो y की वैल्यू यहाँ से अपने पास में कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और y की वैल्यू, y किसको माना था अपन ने, नोटबुक की कीमत मानी थी, ठीक है। तो एक नोटबुक की कीमत कितनी है 10 है, अपन को पेन की कीमत भी निकालनी है, तो या तो इस इक्वेशन में आप क्या कर दो, x की वैल्यू रख दो, या इस इक्वेशन में रख दो। अपन यहाँ पे रखते हैं y की वैल्यू रखते हैं कितने 10, तो ये देखो 50 आ जाएगा, 10 5 50, ठीक है। तो 4x आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 जाके इधर 130 से माइनस होगा तो 80, और 4 से काटते हो तो 20, मतलब एक पेन की कीमत अपने पास में कितनी आ गई 20 आ गई। एक पेन आपका है 20 का, और आपको 2 नोटबुक कितने की हो जाएगी, एक बुक है आपकी 10 की, तो 2 नोटबुक कितने की हो जाएगी 20 की हो जाएगी, तो कितने की हो जाएगा टोटल, कितनी कीमत कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तु x और y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर
14% का लाभ अर्जित किया और उसे वस्तु Y को बेचने पर, और उसे वस्तु Y को बेचने पर 11% की क्या हुई है, हानि हुई है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दो वस्तुएं हैं X और Y, उनके जो CP का अनुपात दे रखा है वो 3:7 आपको दे रखा है, ठीक है। X को बेचने पर 14% का लाभ हुआ है और Y को बेचने पर 11% की हानि हुई है। अब देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप वेटेड एवरेज लगाते हैं तो बहुत इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, इसको इससे इंटू करो, कितना हो जाएगा 14×42, और इसको इससे इंटू करो, कितना हो जाएगा 11×7=77, ठीक है। परसेंट में तो परसेंट लगा लो, ठीक है। और नीचे क्या कर दो, आप जो क्रम मूल्य है उसको जोड़ के भाग लगा दो, 7 और 3 10 का भाग लगा दो। अब देखिए ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, 77 में से आपका 42 आता है तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 35, और 10 का भाग लगाओगे तो 3.5। लेकिन बचेगा किसका, ये 35 बचेगा वो माइनस का बचेगा। माइनस का मतलब हानि हो रही है, ठीक है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसको 3.5% की हानि हो रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है, और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। तो यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोला है, मैंने मान लिया कि टोटल जो माल है वो कितना है 100 है, 100 का 50% 50, इस 50 को बेचा है इसने 45% के प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। शेष माल में से 30%, 100 में से 50 बेच दिया, शेष कितना बच गया 50। इस 50 का 30%, 50 का 30% कितना हो जाएगा भाई 15, मतलब 15 को इसने बेचा है कितने में 27% के लाभ पे बेचा, ठीक है। और अभी भी शेष माल, शेष कितना रह गया 50 में से 15 अपन ने बेच दिया तो कितना कितना रह गया 35 रह गया आपके पास में शेष। शेष का 43, शेष माल को 43% की हानि पे बेचता है, कितने की हानि पे 43% की हानि पे, हानि के लिए माइनस लगा दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इन सब का रेशियो बना लेते हो, ठीक है। इन सब का रेशियो अपन बनाते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 10, ये आपका 3 और ये आपका 7, रेशियो में कितना हो जाएगा आपका 10, 3 और 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 3 और 7। इसमें अब आप क्या कर लो भाई, वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो आप, ठीक है। और आप क्या लगा सकते हो इसमें, इसमें आप लगा सकते हो कौन सा डेविएशन, ठीक है। मैं आपको डेविएशन भी बता देती हूँ, वेटेड एवरेज मैंने बता दिया, ठीक है। डेविएशन कैसे लगाते हैं, डेविएशन में आप क्या करते हो, जो सबसे छोटा परसेंटेज है और जो सबसे बड़ा परसेंटेज है उसके बीच में आप अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लो कि माना उसको इतने परसेंट का लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, हानि हुआ है। इसके लिए आप थोड़ा सा ऑप्शन का भी क्या कर लिया करो, ऑप्शन का आप हेल्प ले लिया करो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 10, 11, 12, 13 ऐसे दे रखा है आपको, तो आप क्या कर लो, माना कि उसको टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 10% का हुआ है, लेकिन ये तो अपन ने एज्यूम किया है, एक्चुअल में इतना हुआ है कि नहीं, उसके लिए अपन सोल्व करेंगे। देखिए अपन ने माना है कि 10% का लाभ हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे 10% का लाभ है, क्या यहाँ पे तो 45% का लाभ है, कितना ज्यादा है 35% ज्यादा है, एक पे 35% ज्यादा है तो 10 पे कितना ज्यादा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 350% ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अपन देखते हैं तो भैया अपन ने 10% माना है, लेकिन यहाँ पे 27% है, मतलब कितना ज्यादा है 17%, एक पे 17% तो 3 पे कितना ज्यादा हो जाएगा 17 3 51, कितना ज्यादा हो जाएगा 51%। ऐसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कमी हो रही है, मतलब हानि हो रही है ना, तो -43 है -43% है। अपन ने माना 10% लाभ, अपन ने यहाँ पे कितना ज्यादा मान लिया भाई 10%, प्लस का 10% माइनस के 43% से कितना ज्यादा है, माइनस कितना ज्यादा है 53% ज्यादा है ना, तो माइनस का 53%, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का
53% आ जाएगा। ठीक है, इस 53 को 7 से 1 पे 53, तो आपका 7 पे कितना हो जाएगा, ये देखो हानि हो रही है ना, तो माइनस ले लो आप, 7 पे 21, हासिल में 2 चला जाएगा, 7 5 35, और 2 कितना हो जाएगा आपका 33। ठीक है, ये आ जाएगा 371% की हानि। अब आपको क्या करना है, जो भी आ रहा है ना इसमें भाग लगाना है टोटल जो अपन ने रेशियो बनाए हैं उसका। ठीक है, टोटल रेशियो को जोड़ के इसमें भाग लगा देना है। तो देखिए 10 3 13 7 20, 20 का इसमें भाग लगा दो, तो देखिए कितना आएगा अपने पास में आंसर अपना 350 और 51 कितना हो जाएगा 401। 401 में से यदि आप 371 को आप घटाते हैं तो कितना बच जाएगा 30। 30 बटे 20 प्लस का आएगा 30 बटे 20। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। 10 में 1.5 को जोड़ते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा 11.5% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ये होता है आपका क्या डेविएशन मेथड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध घी का मूल्य रुपए 112 पर केजी। कोई बेईमान दुकानदार इसमें रुपए 56 पर केजी मूल्य वाले वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इस मिश्रण को रुपए 91 पर केजी की दर से बेचता है, जिससे उसको 30% का क्या होता है लाभ होता है। 30% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करता है। देखिए वही मिश्रण वाला है तो आप वैसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, एक है उसके पास में शुद्ध घी जिसको 112 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है, और उसके पास में एक है वनस्पति तेल। ठीक है, और उसकी कीमत कितनी है 56 रुपए पर केजी। अब वो क्या करता है इस शुद्ध घी में ये तेल मिला के बेचता है। ठीक है, और बेच कितने में रहा है 1 किलो कितने में बेच रहा है 91 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे देखिए उसके पास में शुद्ध घी खरीदा उसने, यहाँ पे उसने वनस्पति तेल खरीदा, तो मतलब ये दोनों क्या दे रखे हैं यहाँ का सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सीपी, और ये क्या है आपके पास में एसपी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे सीपी ले लो और बीच में एसपी ले लो। ये आपका एसपी है तो इसका सीपी पता करो आप। ठीक है, उसके बाद में मिश्रण का मतलब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिश्रण का क्या है ये एसपी दे रखा है, तो आपको मिश्रण का सीपी पहले पता करना है। ठीक है, वो सीपी कैसे पता करोगे भाई इसने दिया है 30% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। 30% का मतलब 3/10, मतलब कोई वस्तु 10 की है उस पर 3 का लाभ हो रहा है, कितने में बेच रहा है 13 में बेच रहा है। ठीक है, 13 में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में बेच कितने में रहा 91 में। 91 किसकी वैल्यू हो जाएगी 13 की, इंटू सीपी पता करना है तो कोई वस्तु 10 की है तो 10 से इंटू कर दो, 13 7 91 कितना आ जाएगा 70। मतलब वो मिश्रण का जो उसके पास में सीपी है वो कितना हो जाएगा, यदि वो मिश्रण को खरीदेगा तो कितने में 70 में। ठीक है, मिश्रण का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70। यहाँ से आपके पास में क्या करोगे आप इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के इधर लिखोगे, और इन दोनों में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के इधर लिखोगे। ठीक है, और उसका रेशियो ले लोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा दोनों का अनुपात आ जाएगा कि इसको और इसको किस अनुपात में आपने लिया है। ठीक है, 112 में से आप 70 को घटाते हो तो आपके पास में आता है 42। ठीक है, और 70 में से 56 को घटाते हो तो आपको कितना आता है 14 आता है। 14 3 42 होता है, तो कितना आ जाएगा अनुपात 1:3 आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट का अंकित मूल्य रुपए 1200 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। भाई विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 1200, 5% की छूट पे पर बेचता है, मतलब 95% पे बेचेगा, और फिर एक छूट और दे रहा 15% की, तो कितने में बेचेगा 85% में। तो 85/100 सोल्व करो, देखो इसको 0 से 0, 4 से काटेंगे इसको 3 बार, 4 से ये 25 बार, 5 से इसको काटेंगे ये 19 बार, और ये 5 बार, और ये 5 से ही कटेगा 17 बार। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 17 से 51 को 19 से इंटू करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 19 से कम 19, हासिल में एक चला जाएगा, 19 5 95 और 1 96, कितना हो जाएगा 969 रुपए क्या हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। वस्तु थी कितने की 1200 की,
तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य आपका जो है वो कितना कम है। वे 1200 में से आप 969 को घटाते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके ये आ जाएगा, यहाँ पे देखें 10 में से 1 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 11, मतलब 231, यही आ रहा है ना, हाँ यही आएगा। 231 रुपए का क्या हो जाएगा आपको, मतलब विक्रय मूल्य आपका कम हो जाएगा 231 रुपए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्रमागत वृद्धि या कमी हो रही है, क्रमागत वृद्धि हो रही है, क्रमागत कमी हो रही है, तो आप ए बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है ए बी वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी। जब 2 बार वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, या फिर वृद्धि या कमी दोनों हो रही है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। यदि कमी होती है तो आप प्लस की जगह माइनस करेंगे, और वृद्धि हो रही है तो प्लस रहेगा आपका बटे 100। पहले क्या हो रहा है, मूल्य में 15% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8% की छूट दी जाती है। देखो छूट होती है ना, वो क्या होती है आपके कम पे छूट दे रहे हो, मतलब कम में बेच रहे हो, मतलब एक हानि के जैसे ही हो जाएगा। तो जब भी छूट आता है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। जब भी छूट आता है तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। -8, यहाँ पे माइनस का प्लस का 15 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 15 इंटू 8 बटे 100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो। देखिए यहाँ पे ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर 5 से काटोगे इसको तो 5 से 15, ये 3 आएगा, और इसको 2 से काटोगे तो 2 4 8 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो गया। 20 में यदि 10 का भाग देते हैं अपन, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, देखो 5 से काटते हैं तो 3, अच्छा 4 3 12 आ रहा है ना, ठीक है। एक मिनट किससे काटते हैं, 5 से काटने, 5 से 15 आ रहा है, ठीक है। 5 से 15, हाँ ये 3 बार कट रहा और ये 4 बार कट रहा, 4 3 12, ठीक है। 12 में अपन 10 का भाग देते हैं तो 1.2, और 8 में अपन 1.2 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9.2। 15 में से आप क्या कर लो, 9.2 को माइनस कर लो, तो अपने पास में आएगा ये 8, और 14 में से 9 जाता है तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 5। 5.8% की क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई देखिए क्या है, कोई व्यापारी है, वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। 15 वस्तुएं यदि आप खरीदते हो तो उनपे 4 वस्तुएं आपको मुफ्त में दे रहा है, ठीक है। और फिर आपको क्या हो रहा है, 35% का लाभ, फिर भी मतलब जो दुकानदार उसको 35% का लाभ हो रहा है, तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप वस्तुओं की छूट दे रहे हो तो एक तरह का वो भी आपका डिस्काउंट ही होता है, छूट ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए छूट जो होती है, छूट मतलब हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। तो देखिए यहाँ से अपन एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। पहले दे रहा है 10% की छूट, 10 का मतलब 1/10, मतलब कोई वस्तु 10 की है, उस पे 1 की छूट देखिए कितने में बेचेगा, 9 में। तो यहाँ से मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना जाएगा, 9:10। लेकिन एक छूट और मिल रही है, एक छूट और मिल रही है, वो देखो छूट इनडायरेक्टली उसने दी है 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है, ठीक है। 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं क्या होती है, मुफ्त में मिल रही है। तो इसकी छूट अपन कैसे निकालते थे, मुफ्त वाली वस्तु को ऊपर, नीचे क्या आते थे, टोटल वस्तुएं आती थी, नीचे क्या आता है, टोटल वस्तुएं आता है। तो 15 और 4 19, 15 और 4 19, ऐसे अपन छूट निकालते थे इंटू 100 करके। भाई इंटू 100 करोगे आप, फिर इसको वापस फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यही तो आएगा आपके पास में, ठीक है। तो 4/19 इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब 19 क्या है, एमआरपी है,
तो उस पे 4 की आप छूट देके कितने में बेच रहे हो, 15 में। 4 की छूट देके कितने में बेच रहे हो, 15 में। तो जब भी दो छूट आपके पास में आते हैं और एकल छूट निकालते हैं तो रेशियो मेथड से ऐसे ही करते हैं अपन। तो यहाँ से देखिए अपने पास में एसपी और एमपी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। 5 से काटो 3 बार, 5 से काटो 2 बार, ठीक है। 9 3 27 और 19 दूना 38। ये क्या आ गया अपने पास में, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। अब आगे से वो बोल रहा है कि फिर भी 35% का लाभ होता है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। इसको यदि अपन फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 7 35 और ये 20 आ जाएगा, 7/20। मतलब कोई वस्तु 20 की है, उस पर 7 का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहे हो, 27 में आप बेच रहे हो। तो यहाँ से अपने पास में क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य उसका अनुपात आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 20, और आपका सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 27, जो 27 है। तो यहाँ से देखिए अपने पास में जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस, इन तीनों का रेशियो आ गया 20:27:38 अपने पास में आ गया, ठीक है। इसने बोला है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य 38 है, क्रय मूल्य 20 है, कितना अधिक है भाई, 18 अधिक है। किससे अधिक है, क्रय मूल्य से। तो नीचे आ जाएगा क्रय मूल्य इनटू परसेंट में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई इसको कर दो, ठीक है। 20 से काटोगे 20 5 100, 18 को 5 से इंटू करोगे तो 90% क्या है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से समान दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए भैया आपको जब भी मतलब 2 से अधिक चालें दे रखी है, ठीक है, तो उस टाइम में एवरेज स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास में, औसत चाल वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो औसत चाल जब भी आपके पास में 2 से अधिक चाल हो तो औसत चाल कैसे निकालते, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए समान दूरियां तय करता है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम करती हूँ जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी तरफ से कुछ भी दूरी मान लो। मैंने मान लिया कि टोटल जो दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। पहली 1 किलोमीटर जाता है वो 19 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, दूसरी 1 किलोमीटर जाता है वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और तीसरी 1 किलोमीटर जाता है वो 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो देखिए टोटल दूरी तो अपन ने क्या मान ली, 3 किलोमीटर ले लो आप, ठीक है, कि टोटल दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। पहली 1 किलोमीटर, अब देखो समय कैसे निकालते हैं भाई, आपको पता है कि दूरी होती है वो किसके बराबर होती है, चाल इंटू समय के, और समय क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, ठीक है। तो पहली 1 किलोमीटर मतलब पहली 1 किलोमीटर की दूरी वो किस चाल से जा रहा है, 19 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। दूसरी 1 किलोमीटर की दूरी वो किस चाल से जा रहा है, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। और तीसरी 1 किलोमीटर किस चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। इसको अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। 19 8 और 5 आपस में को प्राइम है तो इन सबको इंटू करेंगे, वो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 19 8 और 5 को इंटू कर लो आप, 8 5 40, और 40 को 19 से इंटू करते हैं तो देखो 19 को किससे इंटू करेंगे अपन, 40 से। 19 4 76 होता है क्या, तो नीचे आ जाएगा आपका 760 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या आएगा भाई, जब भी ऐसा आएगा तो इसमें इसको इससे इंटू करो, ये आ जाएगा 40। यहाँ की वैल्यू कैसे आएगी, 19 और 5 को इंटू करो कितना हो जाएगा, 95। और यहाँ की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों को इंटू कर लो, ठीक है। तो 19 को 8 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 152 आएगा क्या, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लो, ये 760 आपका ऊपर चला जाएगा, 760 आपका ऊपर जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18,
हासिल में एक 7 से 21 और एक 22, 2280 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा भाई, इन सबको जोड़ो, 5 और 2 7, 9 5 14 और 4 18 और हासिल में 287 नीचे आएगा। ठीक है, नीचे 287 आएगा। ऑप्शन में अपन देखते हैं तो सब में नीचे तो 287 है, मतलब सोल्व करना पड़ेगा। अब आप देखो, आप ऑप्शन पे देख रहे हो तो ऑप्शन है अपने पास में, ये जो आपका सही में 3 13 7 और 5, मतलब थोड़ा दूर दूर है। तो थोड़ा सा एजप्शन से अपन कर सकते हैं कि यदि इसको 10 से इंटू करते हैं तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको 10 से इंटू भी कर लेते हैं अपन तो ये देखो 2870 बार चला जाएगा। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2200 कितना है अपना, यहाँ पे तो 2280 है, मतलब ये तो नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन, अपना ऑप्शन ए तो नहीं, ये बी तो नहीं होगा, 13 तो नहीं आएगा, मतलब 10 से ऊपर तो नहीं जाएगा। अब देखिए, अब आप सोल्व करोगे, 3 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 3 दूना 600 के लगभग ही आ रहा, मतलब 800 के लगभग ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा फिर, कौन सा, 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पे, 7 सही, 271 बटे 287 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूर दूर हो तो थोड़ा सा एजप्शन से आप इस क्वेश्चन को करो, पूरा भाग देने की कोशिश ना करें इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती हैं। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती हैं। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से 2 टैक्सी निकलती है, कितने मिनट के अंतराल पे, 12 मिनट के अंतराल पे। अब देखिए, ये टैक्सी चल रही है, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो ये पहली टैक्सी और दूसरी टैक्सी, मतलब पहले कौन सी मिलती है, पहली टैक्सी मिलती है, फिर ये दूसरी टैक्सी यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। इसके बीच में जो व्यक्ति को लगा कि जो व्यक्ति है उससे जो दोनों टैक्सी है ना, वो कितने मिनट के अंतराल पे मिली है, 10 मिनट के अंतराल पे मिली है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे टैक्सी आ जाएगा और यहाँ पे टैक्सी और व्यक्ति, जो पर्सन है वो। ठीक है, तो यहाँ से टैक्सी है वो 12 मिनट के अंतराल पे निकलती है, लेकिन इस व्यक्ति को किस अंतराल पे मिल रही है, सॉरी 10 मिनट के अंतराल पे ही मिल जाती है। ठीक है, कितने अंतराल पे मिल रही है, 10 मिनट के अंतराल पे ही मिलती है। मतलब यहाँ से अपन क्या करते हैं, टाइम का रेशियो पता कर लेते हैं। ठीक है, टाइम का रेशियो यहाँ से निकालेंगे तो 6:5 अपने पास में हो जाएगा। आपको पता है कि टाइम का उल्टा क्या होता है, आपका चाल होता है। टाइम के रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका चाल का रेशियो हो जाएगा। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ से तो आपकी टैक्स से निकल रही है, लेकिन यहाँ से देखिए टैक्स से भी जा रही है और वो व्यक्ति भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाल है वो क्या है, टैक्सी की चाल है। यहाँ पे जो चाल है वो टैक्सी और व्यक्ति दोनों की चाल है। ठीक है, मतलब टैक्सी की चाल 5 है तो व्यक्ति की चाल कितनी है, फिर 1 है। ठीक है, 6 को क्या लिखोगे, टैक्सी की 5 है तो व्यक्ति की चाल कितनी है, 1 है। ठीक है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए। अब देखिए टैक्सी क्या है, टैक्सी की चाल अपन को दे रखी है एक्चुअल में कितनी, 57, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है, 5 आई है, तो 57 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 5 की। व्यक्ति की चाल अपन से पूछी है तो किससे इंटू करोगे आप, 1 से इसको इंटू करोगे। ठीक है, सोल्व करो, देखो इसको कितना हो जाएगा आपका, ये 5 4 20, कितना हो जाएगा 11.4 आपका क्या हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर पर घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर पर घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। देखिए भाई, डाउन स्ट्रीम जब जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो धारा की दिशा में चाल, मैं देखो नाव की चाल मानती हूँ x और धारा की चाल मानती हूँ y। डाउन स्ट्रीम जब जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो क्या होता है आपका, नाव की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाता है मतलब x प्लस
y जब जा रहा है मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा आपका, ये दे रखा है 125 किलोमीटर पर घंटा आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको दे रखा है धारा के विपरीत दिशा, मतलब अप स्ट्रीम जब जाता है, मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अपन को 25 किलोमीटर पर घंटा आपको दे रखी है, ठीक है। जाकर वापस आने में टोटल 25 घंटे उसको लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस कितनी है, d है। जब जाता है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए भाई, टाइम क्या होता है, दूरी बटे समय। जाता है तो d दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, d बटे जाता है तो चाल कितनी है 125, और जब वापस आ रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, d बटे 25, लेकिन एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगा है, 25 घंटे लगा है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आप। देखिए d को अपन कॉमन लेते हैं, 125 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से तो आपका 1 बच गया, यहाँ से 25 5 125 मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करो भाई, 125 को अपन 5 इससे 25 से इंटू करेंगे, ये इधर जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 125 को 25 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 25 5 125 12, 25 दूना 50 और 12 62, 6 25 से कम 25 और 6 31, 31 25 आ जाएगा आपके पास में, और नीचे आपको 6 का भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 6 5 30, 6 का भाग दो किसमें, 31 25 में क्या करना है, 6 का भाग देना है। तो 6 5 30, 1 बच गया, 6 दूना 12, ठीक है। इसमें जाएगा नहीं तो 0 आएगा, और 5 बटे 6 आपका आंसर आएगा, 520 सही 5 बटे 6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 5000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल एजुकेशन है, 1 वर्ष की दर दे रखी है आपको 5%, 2 वर्ष की दर क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी, मतलब आपको साधारण ब्याज निकालना है तो 5000 का क्या निकाल लो आप, 10% निकालो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला जो होता है PRT अपॉन 100 वाले से आप कर लो, उससे भी आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 500 आपका ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन डी अपने एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए रुपए 25,000 का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होती है, और दूसरी योजना में ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होती है। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवर्धी ब्याज में कितना अंतर है। भैया आपको देखो रमेश ने 2 योजनाओं में पैसे लगाए हैं 25-25 हजार रुपए, एक योजना में उसको 8% प्रति वर्ष चक्रवर्धी दर से ब्याज मिल रहा है, और दूसरी योजना में उसको 6% की दर से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। आपको बताना है दोनों में चक्रवर्धी ब्याज का अंतर, या तो आप देखो दोनों को अलग अलग निकाल लो, या फिर क्या कर लो, देखिए अपन परसेंटेज में चक्रवर्धी ब्याज कैसे निकालते हैं 2 वर्ष का, किससे निकालते हैं अपन, 2r बटे 2 से निकालते हैं ना, ठीक है भाई, ए बी वाले फॉर्मूले से ही तो निकालते हैं ना। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और 8%, 8 8 64, सॉरी नीचे 100 आएगा, ठीक है, 8 8 64 मतलब 16.64%, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 8% की दर से परसेंटेज में 16.64%, ठीक है, और 6% की दर से कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 6 36 मतलब 12.36। तो आप ये क्या हो जाएगा आपका 1 वर्ष का चक्रवर्धित ब्याज, वो मतलब पहली योजना पे चक्रवर्धित ब्याज, और ये दूसरी योजना पे चक्रवर्धी ब्याज की दर आ जाएगी 2 वर्ष की, ठीक है। तो देखिए यहीं से अंतर निकाल लोगे, कितने का अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है दर के अंदर, तो ये देखो निकालते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे 5 में से 3 जाता है 2, और यहाँ पे 5 में से आपका 2 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है, 4.28%, मतलब इतना आपको क्या मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज अधिक मिलेगा। किसका ये 4.28%, 25,000 का, दोनों योजनाओं पे सेम पैसे लगा रहे हो 25,000,
तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000 का 4.28% आप निकाल लो। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास में, चक्रवृद्धि ब्याज का दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो पॉइंट का हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से इसको काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 4 214, और इसको सोल्व करते हैं तो 14 5 70 और 5 गुना 10, कितना आंसर आ जाएगा आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, ₹1070 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, आप बेसिक लगाने से पहले इसको देख लो कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। यदि ट्रिपलेट है तो अपन को पता है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे पता करेंगे, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखो क्या करो, देखो सब 7 का मल्टीपल दिख रहे हैं अपन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, और ये 7 6 42, अभी भी आपका कट रहा है तो ये 2 से कट रहा है 5 बार, ये 4 बार और ये 3 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट आपको पता ही होगा, या 6 8 10 का भी आपको पता है कि 6 8 10 का भी आपका क्या बनता है, ट्रिपलेट आपका बनता है। ठीक है, तो आप ये इनसे कर लोगे कि ये क्या है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आपका जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए आधार और ऊंचाई किसको मानोगे, आधार और ऊंचाई आपके कौन सी हो गई, 2 छोटी वाली संख्या होगी ना वो आपका आधार ऊंचाई बनेंगे, आपकी जो बड़ी वाली संख्या होती है वो हमेशा आपका कर्ण होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा मतलब कर्ण होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखो आधार इंटू ऊंचाई, किसी को भी मान लो आप आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 56 और 42 को क्या कर दो, इंटू कर दो। तो देखिए यहाँ से अपन करेंगे, ये 21 बार कट जाएगा, इसको सोल्व करते हैं, लास्ट में 6 आएगा, 21 6 126, हाँ चल में 12 चला जाएगा, और 21 5 105, 105 में आप 12 जोड़ते हो तो 117 आएगा क्या। ठीक है, 1176 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 ठोस शंकु बनाए जाते हैं जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन है, उसको पिघलाकर 2 शंकु बनाए जाते हैं। देखिए भैया आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2D के अंदर जब भी आप एक शेप से दूसरी शेप बनाते हो तो उनका पेरीमीटर सेम होता है, और 3D के अंदर आप यदि एक शेप से दूसरी शेप बना रहे हो तो उनका वॉल्यूम, उनका आयतन सेम रहता है। ठीक है, तो ये सेम लॉजिक अपन यहाँ पे लगाते हैं कि बेलन और जो 2 शंकु बनाए जा रहे हैं उन दोनों शंकुओं का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो सबसे पहले तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई r² h, और आपका जो शंकु होता है उसका जो आयतन का सूत्र होता है वो 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इनका वॉल्यूम का क्या दे रखा है अपन को, मतलब जो शंकु है उनके वॉल्यूम का अनुपात अपन को दे रखा है। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम इसका मान लेती हूँ 3x और इसका मान लेती हूँ 4x मान लेती हूँ। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम पहले शंकु का जो वॉल्यूम है, पहले शंकु का जो वॉल्यूम है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, शंकुओं का क्या है, आयतन का अपन को अनुपात दे रखा है, ऊंचाई अपन को दे रखी है, तो देखिए 3:4 अपन को सबसे पहले इनमें क्या निकालेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पे देखिए आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4, ठीक है, शंकु का,
पहले शंकु का देखिए 1/3 से 1/3 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि पहले शंकु है उसकी जो त्रिज्या है वो है r1, ठीक है। और दूसरा जो आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा जो शंकु है उसका जो त्रिज्या है वो है r2, तो r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अपने पास में क्या आ जाएगी, दोनों शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने के लिए दोनों का आयतन अपन क्या करते हैं, पहले सेम बनाते हैं, ठीक है। दोनों का आयतन क्या बनाएंगे अपन, सेम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, जो आपका जो बेलन है उसका आयतन क्या है, πr² h है। मतलब पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्यास आपका 14 है तो आर कितना हो जाएगा 7, 7 49, ठीक है, इंटू एच अपन को दे रखा है 20। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 पाई r1² h प्लस 1/3 पाई r2² h। दो शंकु है, दोनों शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं h कॉमन ले लेती हूँ, 1/3 पाई कॉमन ले लेती हूँ। h कितना है, 35 है, तो अंदर कितना बच जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अपने पास में बच जाएगा, ठीक है। करो इसको सोल्व, देखिए सोल्व करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और आपका 7 से 7 7 49, 7 से 7 5 35, ठीक है। अब देखिए मैं r1 और r2 को क्या मान लेती हूँ, r1 है आपका √3x, भाई आप √3 तो नहीं है ना, बटे में है, और r2 में मान लेती हूँ कितना, 2x मान लेती हूँ। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, 7 दूना 14, 140, 5 से और काट लो ना इसको, 5 4 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 28, और 28 को 3 से इंटू करते हैं तो कितना होता है 84, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा भाई, r1 को मैं मान लेती हूँ कितना, √3x, तो r1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, और r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7x, मतलब 84 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 7x स्क्वायर के। 7 से इसको काटते हो तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 एकम 7 और 7 दूना 14, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई 12, ठीक है। अब इसको देखो यहीं पे ऐसे ही रहने दो। अब आपको देखो पूछ क्या रहा है, इसने बोला है पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना। देखिए पहले बेलन था और बेलन के आधार का क्षेत्रफल 2 पाई r², ठीक है। और शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई r², ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, r1 और r2 दो आपके क्या है, आप पाई r², मतलब आपके पास दो शंकु है तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसको सोल्व, देखो इसको सोल्व करते हैं तो कितना चेंज आया भाई, यहाँ पे देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2r², r कितना है 7, 7 7 49, मतलब 2 इंटू 7 49 को 7 से और इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। इधर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर करते हैं तो x² की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ये है 12, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं कहाँ पे है भाई इसके, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 12 12 3 36 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, और 12 चौक 48 क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो देखो कितना हो जाएगा आपका 8 से 14, हाँ से 4 4 8। तो देखिए क्या हो रहा है भाई, कमी हो रही है, 98 से 84 बन रहा है आपका, तो कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, ये देखो भी कितने की कमी हो रही है, 98 से 84 आ गया तो आपके पास में कितने की कमी हो गई, 6, ये और 8 14 की कमी हो गई, 14 की कमी हो गई, 14 की कमी हो गई किसमें, 98 में। इनटू क्या कर दोगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। करो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका 7 से काटोगे या 14 को 98 में भाग दोगे तो 7 बार जाता है, ठीक है। 100/7 आपका कितना होता है भाई,
14 से ही 2/7% होता है क्या? तो 14 से ही 2/7% का क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी आधारों के क्षेत्रफल में। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा स्किप करके लास्ट में करना होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कोण W, अच्छा ये कोण है, ठीक है, कोण W अनुपात कोण X अनुपात कोण Y और कोण Z, ये बराबर दे रखा है 2:3:3:4 की। तो कोण X का मान ज्ञात करें। भाई किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, यहाँ पे अनुपातों के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है आपका? 3 3 6 6 4 10 और 2 12, मतलब 360 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 12 की। आपको कोण x पूछा है तो आप कोण x कौन सा है? दूसरे नंबर वाला, तो दूसरे नंबर वाला क्या है आपका? 3, तो 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। 12 3 36, कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा कोण x। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना एकदम सही हो जाएगा। देखिए भी लास्ट क्वेश्चन, 81 मीटर लंबी 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 32 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। भाई देखिए क्या है, एक दीवार बनानी है 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी। इसके लिए इतनी शेप की एक ईंट, मतलब एक ईंट की शेप आपका आपको क्या दे रखा है? डेटा दे रखा है। तो आपको बताना है कि कितनी ईंटें यहाँ पे लगेगी, जबकि 40% स्थान तो क्या घेरता है? 40% स्थान जो इसमें जो रेत और सीमेंट ये सब लगती है वो घेरता है। मतलब 40% स्थान यदि रेत और सीमेंट घेर रहे हैं, इसका मतलब 60% स्थान पे ही क्या लगा है? जो आपकी ईंट है वो 60% स्थान पे लगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि उस दीवार का आयतन उस दीवार का आयतन पता करो और उसका 60% में ही आपकी ईंटें लगानी है। ठीक है, तो देखिए कैसे आयतन कैसे पता करेंगे? दीवार का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 81 इंटू 29 इंटू पॉइंट या 0.8, इसका 60% इतने में ही लगेगा। और एक ईंट का माप कितना दे रखा है अपन को? 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। टोटल ईंटें कितनी आ जाएगी? टोटल आयतन में क्या कर दो? एक ईंट के आयतन का भाग लगा दो, आपके पास में ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये 72 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब भाई देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर मीटर में दे रखा है, नीचे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या फिर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। मैं क्या करती हूँ, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलती हूँ। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? ये 8100 आ जाएगा, ये 2900 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पे इन सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 81 में 2 जीरो, ठीक है, इंटू 2900 और इंटू इसको अपन 100 से इंटू करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, परसेंटेज घटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। अब सोल्व करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 25 से काट लो इसको, देखो 25 400, मतलब इसको लिख सकते हैं 29 इंटू 4। ठीक है, अब 5 से और काटोगे इसको तो 5 से देखो ये वाली कट जाएगी, 5 से कटेगी ये कितनी बार? 12 बार। अब अपने पास नीचे कितना कितना बचा है? 72 बचा है। 12 से काटो, 12 6 72, 6 बार कट गया। ठीक है, 2 से काटो, ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से इसको काटो, 27 से 21 होता है, 27 बार कट गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 29 दूना 58, अच्छा 8 भी बच रहा है ना, तो आपके पास में बच गया 27 इंटू 29 इंटू 2 इंटू 8। ठीक है,
सोल्व करो भाई, यूनिट डिजिट से होगा क्या? देखो यूनिट डिजिट आपका 7 2 में है और ये तो अलग है, तो देखो कि यूनिट डिजिट आपका क्या आ रहा है, 9 7 63 3 3 दूना 6 और 8 6 48, मतलब यूनिट डिजिट आपके 8 आएगी और 8 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो देखिए पूरा कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि आपका यदि 7 आता तो अपन इस क्वेश्चन को करते, लेकिन 7 इसका यूनिट डिजिट है ही नहीं, तो पूरा कैलकुलेटिव क्यों करें अपन। ठीक है, तो देखिए इसके साथ में मैंने आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ था 13 अक्टूबर को 2025 में, उसका शिफ्ट 1 का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। 35 क्वेश्चन आए थे, पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करवाया है मैंने, और आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अब डिजिटल बोर्ड आ गया है तो आपकी हर एक क्लास डिजिटल बोर्ड पे होगी, बहुत ही कम समय में एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। और भी किसी एग्जाम का आपको चाहिए कि मैम इस एग्जाम के हमें पेपर चाहिए, तो मैं उनका भी सॉल्यूशन करवा दूंगी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार बता दें, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको कराऊंगी शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन एनटीपीसी सीबीटी 2 का, ठीक है। थैंक यू।